नमस्कार दोस्तों। बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं और न जाने क्या क्या। इन सब के बीच चुनाव में ताला लग गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसे बता दिया कि कौन सेफ है, कौन बटेगा, कौन कटेगा और किसको मारा जा रहा है। ये सारी बातें आज सामने आ गई। बहरहाल इसी पर जब बात करूंगा कि आज जो स्थितियां हैं उन स्थितियों पर चर्चा बेहद जरूरी है। मैं आपको बचपन की अपनी एक बात बताता हूं। मैं उन दिनों कानपुर में रहता था, चूंकि कानपुर का नेटिव हूं, तो अपने स्कूल जाते कई बार दीवारों पर स्लोगन एक पढ़ा करता था, काम के घंटे 4 करो, बेकारी को दूर करो। कांग्रेस का शासन होता था, इस तरह के नारे तमाम जगह लिखे मिलते थे और ये कामरेड, वो कामरेड और न जाने क्या क्या। बहरहाल धीरे धीरे तमाम सारी चीजें हुई, मैंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन वो नारे मिट गए। और मिटते मिटते यह स्थिति है कि आज हालत यह है कि भारत का एक वह पूंजीपति जिसने बड़े छोटे स्तर से अपनी शुरुआत की थी और भारत में उसे इतना बेहतरीन माहौल मिला, इतने अच्छे काम करने वाले मिले, जो 8 घंटे में लोगों ने इतना अच्छा काम करके दिया कि वो आज दुनिया के बड़े रईसों में शामिल है, भारत के रईसों में शामिल है। उसकी कंपनी, आईटी कंपनी, आज दुनिया की बड़ी कंपनियों में है। जी हां, मैं नारायण कृष्णमूर्ति की बात कर रहा हूं। वही कृष्णमूर्ति जो आजकल नरेंद्र मोदी के बड़े, अब शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि बुजुर्ग हैं, तो उस तरह के हरकतें जो है उनकी दिखाई देती हैं। वो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे सुनक, उनके ससुर भी हैं। बहरहाल वो आजकल मांग कर रहे हैं कि 84 घंटे कम से कम काम लेना चाहिए भारत के लोगों से। 84 घंटे। तब क्या कहा जाता था? काम के घंटे 4 करो, बेकारी को दूर करो। 4 घंटे के हिसाब से यदि आप कर दीजिए 7 7 14, 7 या 21, 7 चौक 28, यानी 28 घंटे सिर्फ कीजिए। और तब कितना होता था? 28 का डबल कर दीजिए। तो यह समझिए कि यह स्थिति है और आज वह किया जा रहा है कि नहीं, 56 घंटे नहीं, आपसे वो भी जब 8 घंटे होता था तो उसमें भी बीच में 1 घंटे का लंच होता था, यानी हर बार आप 1 घंटे घटा दीजिए 7 दिन। तो यह स्थिति थी। उसके बाद में फिर आई मांग कि अधिक से अधिक लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, रोजगार देने के लिए जरूरत है, तो 5 दिन का सप्ताह कर दिया जाए। 5 दिन का जब सप्ताह किया जाएगा, कुछ और रोजगार भी मिलेंगे और हमारे जो कर्मचारी हैं वो गुलामों की तरीके से बहुत घिसे पीटे नहीं होंगे। घर जाएंगे तो अपने परिवार के साथ भी इंजॉय करेंगे और सब कुछ होगा। उनके अंदर स्ट्रेस कम होगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट की तमाम सिखाने के लिए, उनको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए तमाम प्रयास होने लगे। बहरहाल वह वक्त गया, कांग्रेस की सरकारें गई। यही कृष्णमूर्ति जो उस दौर में इतना बढ़े, इतना मुनाफा पाया और एक छोटे वर्ग से बढ़े थे, तो इसलिए इनको कांग्रेस ने बहुत बढ़ाया। नतीजतन ये आज देश के सबसे बड़े आईटी इंडस्ट्री बन चुके हैं। इंफोसिस नाम है इनकी कंपनी का। अब ये कहते हैं 84 घंटे काम कराइए, यानी मशीन बना दीजिए, आदमी को ऐसा कर दीजिए कि वो थक हार के जाए, अपने घर परिवार के साथ भी वो इंजॉय न कर सके।
उनके साथ भी बात करने के लिए वो ना हो, वो इतना थका हारा हो कि वहां जाके सो जाए, न कुछ सोचे, न समझे, न पढ़े, न लिखे, वो सिर्फ मशीन बन जाए। तो यह मांग है। और यहां यह जब मांग होती है तब हमें आता है कि सैन फ्रांसिस्को है एक जगह, वहां पर जो एक कंपनी है उसके मालिक हैं दक्ष गुप्ता। वो कहते हैं कि हमारे यहां जो भी कोई कर्मचारी नौकरी के लिए आता है, हम उसको पहले ही बता देते हैं आप हमारे यहां नौकरी तब करोगे जब आप 84 घंटे काम करोगे। अब आप समझिए कि 84 घंटे काम लूंगा, काम करना है तो आप अप्लाई करो, नहीं तो मत करो। मरता क्या न करता, यदि आपका बच्चा बिलख रहा होगा और तमाम सारी चीजें होंगी तो आप भी कहेंगे चलो किसी तरीके से हम एडजस्ट करें, कुछ वक्त सही वहां काम करेंगे, फिर दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। लेकिन धीरे धीरे यही जमात बढ़ जाएगी। और ये दक्ष गुप्ता यानी आप समझ लीजिए हिंदुस्तान से गया हुआ व्यक्ति है, सैन फ्रांसिस्को में ये अपनी कहानी बना रहा है। तो इस तरह से स्थितियां हैं, यानी आपके हक मार करके चंद पूंजीपति आपका खून चूस करके बहुत अमीर होकर के रहना चाहते हैं। आपको बदले में क्या मिलेगा? कुछ नहीं, एक वह पगार जो आपको बीमार कर देगी, आपको तमाम तरह के रोगों से ग्रसित कर देगी, बस। और उसके बाद में आप मरेंगे, आपके बच्चे कैसे होंगे उनके लिए कोई स्थिति नहीं। भारत में हम देख ही रहे हैं कोई सोशल सिक्योरिटी है नहीं। मैं यदि 30% टैक्स देता हूं, अचानक मैं मर जाऊं तो मेरे घर परिवार को एक टाइम का भी खाना सरकार नहीं खिलाएगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सबसे बड़े स्लैब में होकर भी आप अपना सब कुछ खो देते हैं। तो यह भारत सरकार है और यही स्थिति और बनाना चाहते हैं जिससे आप इतना गुलाम बन जाएं कि कब मर जाएं पता नहीं चले। यह चल रहा है। तो यानी ये हुआ कैसे? आज यह स्थिति इसलिए क्योंकि आप लगातार बढ़ते गए, आपकी एकता बढ़ती गई। वो जो मजदूर थे, वो जो उनका एका था, जो हक की बात करते थे, वो खत्म हो गए। आज हक की बात करने वाले नहीं। उस समय मुझे याद है भारतीय मजदूर संघ होता था, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का हिस्सा है, वो मजदूरों की बात करता था, लेकिन असल में पूंजीपतियों के बीच में दलाली का काम करता था। आज वो मजदूर संघ आपको कहीं नहीं दिखाई देगा कि वो मजदूरों के, कर्मचारियों के हितों की बात उठा रहा हो, उसके लिए लड़ रहा हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी का किसान संघ है या किसान मोर्चा है जो है, वो भी सब इसी तरीके से, कोई किसानों के लिए नहीं लड़ रहा है। तो और आपको उन्होंने बांट दिया, इतने किसान संगठन बन गए, इतने मजदूर संगठन बन गए कि कुछ कहना नहीं। इंटर थोड़ा कुछ जगह कार्यरत है, कुछ जगह जहां वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वहां पर थोड़ा बहुत मजदूरों के संगठन कार्यरत हैं, शेष कहीं नहीं मिलते। और वो भी इतने कमजोर हैं कि वो लड़ नहीं पाते। तो इससे आप समझिए आपकी लड़ाई को इन पूंजीपतियों ने पॉलिटिशियंस के साथ मिल करके कैसे खत्म कर दिया है। कर्मचारी हितों की बात ही नहीं हो रही है। यह एक बड़ी बात। बहरहाल यह आपको वो करने का, तो ये करके हो क्या रहा है, इसी का खुलासा राहुल गांधी करते हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों कहते हैं कि एक रहोगे सेफ रहोगे। क्योंकि ये जितने पूंजीपति हैं ये एक रहेंगे तभी वो सेफ रहेंगे और वो सेफ रहेंगे। तो ये पूंजीपतियों को सेफ करने का है। और इस सेफ के अंदर क्या है, तो राहुल गांधी ने उस सेफ के अंदर निकाल के दिखाया कि यह लूट का जरिया है। और इस लूट में गौतम अडानी
और नरेंद्र मोदी की मोहब्बत निकलती है। गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी मिल करके किस तरह से लूट तंत्र विकसित कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा मैं खिलाफ नहीं हूं, ना पूंजीपतियों के खिलाफ हूं, ना किसी और के, लेकिन गलत तरीके से जो लिया जाता है, लूटा जाता है या दिया जाता है, उसके खिलाफ। आप मेहनत करें, कमाएं, खाएं, आगे बढ़ें, तो वही चीज है। लेकिन मजदूर को आप मार डालेंगे, उसका खून चूस लेंगे और ये कर लेंगे, यह नहीं चलेगा। यह नहीं चलेगा कि गरीबों के हिस्से को लूट लेंगे, कि धारावी को लूटने का आप पूरा कर लेंगे, जमीनों को लूटने का खेल कर लेंगे और आप कहेंगे ये नहीं, यह नहीं चलेगा। तो राहुल गांधी ने बड़ा साफ साफ बता दिया और दिखा दिया इस तिजोरी में सेफ कौन है। क्योंकि सेफ शब्द ही क्यों कहा नरेंद्र मोदी? इसलिए क्योंकि उस सेफ में अडानी का भविष्य, अडानी की संपत्ति, अडानी का जो है सब कुछ सुरक्षित है और उसकी सुरक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनका CISF कर रहा है और न जाने क्या क्या कर रहा है, उनका पूरा तंत्र कर रहा है। राहुल गांधी ने बताया कि कैसे जुडिशियरी में, कैसे मीडिया में, कैसे और दूसरे तमाम जगहों पर, संस्थाओं में, सब जगह इन्होंने कब्जा किया है और वह कब्जा करके आपके को अनसेफ कर रहे हैं, आपको बांट रहे हैं और उनको सेफ कर रहे हैं। तो यह समझ लेना चाहिए कि किन्हें सेफ करते हैं, क्योंकि इनका खेल ही यही होता है। देश की आजादी के पहले मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा होती थी, RSS की, और ये दोनों एक दूसरे के साथ में मोहब्बत दिखाते थे, सरकार चलाते थे, लेकिन प्रस्ताव क्या पास करते थे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी एक देश में हम नहीं रह सकते, एक साथ सरकार चला रहे, हम एक देश में नहीं रह सकते हैं, हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, आप हिंदू राष्ट्र बनाओ। और यह खेल चला सालों साल। बहरहाल गांधी जी ने उस खेल को तो तोड़ दिया, लेकिन वो भारत के उस हिस्से को टूटने से नहीं बचा पाए, क्योंकि इतनी नफरत बो दी गई थी। यदि उसे ज्यादा रोका जाता तो और बड़े कत्लेआम होते, इतने ही बहुत ज्यादा थे। जाने कितनों ने दंश झेला है। यह दंश मल्लिकार्जुन खड़गे भी बता सकते हैं कि कैसे रजाकारों ने वह किया। लेकिन उनके बेटे जैसे कहते हैं, हमें किसी से नफरत नहीं है, मोहब्बत है। चंद लोग गुमराह थे, सारे लोग गुमराह नहीं थे, सबने यह नहीं किया। तमाम मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया और हिंदुओं ने मुसलमानों को भी बचाया। तो यह भी सत्य है। तो इसलिए सबको गुनहगार नहीं ठहरा सकते। बहरहाल जिस तरह की स्थितियां होती उसमें स्पष्ट आता है कि कैसे ये बांटते हैं और कैसे करते हैं। यही खेल होता है। भारत ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, एक बांग्लादेश बनाया, एक पाकिस्तान था। और बांग्लादेश में जो सरकार बनी उसने धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया, धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। वहां आज आवाज वही उठ रही है जैसे भारत के अंदर कहते हैं कि 80-20 आदित्यनाथ कहता है, इसी तरीके से तमाम सारे इनके लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र और न जाने क्या क्या। तब इसी तरीके से बांग्लादेश में अब आवाज उठ रही है कि 90% हम है। वहां के अटॉर्नी जनरल ने कहा 90% हम है, तब ये मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? संख्या के आधार पर आप देश को धर्मनिरपेक्ष होगा या नहीं होगा यह डिसाइड करेंगे। बहरहाल यह वही स्थिति है
कि इस तरह से नफरत पनपाई जाती है और किया जाता है। भारत में यह खेल कर रहे हैं, वहां वो कर रहे हैं। भारत के संघी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहां के संघी मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो यह है खेल, आप समझिए। और इस तरह से आपको बांटा जाता है और फिर धीरे धीरे आपके हक मारे जाते हैं। आपको यह कहा जाता है, मुस्लिम राष्ट्र बना तो था पाकिस्तान, देखिए क्या दशा है। और जो जो ऐसे देश हैं उनकी हालत देख लीजिए, चाहे सीरिया देखिए, चाहे इराक देखिए, ईरान देखिए, कहीं देखिए, जिस तरह के हालात बनते हैं, आए दिन वो लड़ाई में जूझते रहते हैं, कभी खुद लड़ते हैं, कभी दूसरे से लड़ते हैं। तो यह स्थितियां इसलिए राहुल गांधी कहते हैं ये आपको बांटना चाहते हैं और खुद सेफ रहना चाहते हैं। ये आपके विचारों की हत्या करते हैं। तो और ये क्यों करते हैं? ये करते हैं सिर्फ अडानी अंबानी जैसे लोगों, सीबीआई ईडी के तहत किस तरीके से धमकाकर और दूसरे तरीकों से ये अपना लेते हैं वह मॉडल जो आपको बर्बाद करता है, आपको खत्म करता है। तो इस तरह का मॉडल चल रहा है और इस मॉडल ने किस तरह से इस देश के साथ क्या किया है, तो आप समझिए। 1 लाख करोड़ रुपए की जो धारावी की जमीन है वो अडानी को मिल जाती है। आपको क्या मिला? कुछ नहीं। महाराष्ट्र अनसेफ हो गया, वो सेफ हो गए, महाराष्ट्र अनसेफ हो गया, झारखंड अनसेफ हो गया, वहां घुसपैठिया कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, कहीं लव जिहाद, कहीं कुछ इस तरह के किस्से बताएंगे। महिलाएं, किसान और ये सब बर्बाद हो रहे हैं, इन्हीं के समय में अनसेफ है। महिलाओं के साथ जिस तरह रेप हो रहे हैं, जिस तरह किसानों पर अत्याचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सामने है। तो यह अपने आप में इस बात का संदेश है कि कैसे इन्होंने आपको बांटा है और अपने राज्य करने के लिए अपने लोगों को एक होने की बात कहते हैं, जिससे अडानी जैसे पूंजीपतियों को, नारायण मूर्ति जैसे पूंजीपतियों के हिसाब से देश चलाया जाए, उनको कमवाया जाए। यही तो राहुल गांधी खुलासा करते हैं। अब जब राहुल गांधी यह खुलासा करते हैं तो परेशानी हो जाती है। क्यों? इस देश का सारा बड़ा मीडिया अडानी अंबानी जैसे ही कुछ पूंजीपतियों के हाथ में, कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के हाथ में, कुछ और इसी तरीके से। तो अब आप समझ लीजिए, कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उदाहरण के लिए दे देता हूं, एनडीटीवी, आईएनएस, इस तरीके से, जिस आईएनएस ने सर्वे करके महाराष्ट्र में और सब जगह जितवा दिया बीजेपी को, वो कहता है कि मुंबई में जो है इतनी सीटें जीत रही है, जिस पार्टी के लिए वो पार्टी उतनी सीटों पे नहीं लड़ रही और जिता रहे हैं। तो अब आप समझिए ऐसे सर्वे, तो इस तरह के सर्वे करके और ये करके करते हैं। इसी तरीके से न्यूज 18 से लेकर के तमाम सारे वो अंबानी के हैं। इंडिया न्यूज ग्रुप भाजपा सांसद कार्तिकेय शर्मा का है। इसी तरीके से तमाम सारे हैं। दैनिक जागरण, वो भाजपा के सांसद रहे नरेंद्र मोहन का है। इसी तरीके से आपको लगातार हर जगह मिल जाएगा जहां आप जाएंगे। हरिवंश जो इस समय राज्यसभा में उपसभापति हैं, वो प्रभात खबर अखबार से के प्रधान संपादक। तो इस तरह से तमाम सारे ग्रुपों में आपको मिल जाएगा। तो यह लोग हैं और यह इसी तरीके से करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से आपके हक मारने का काम करते हैं और यह मीडिया उनकी गलतियों, उनके पापों को दिखाता नहीं। मणिपुर जिस तरीके से बांटा गया और फिर काटा जा रहा है, किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, उन्होंने ही वहां चलाया था। ये नफरत का माहौल यह बनाया है। किसकी सरकार? राज्य में भी उनकी, केंद्र में भी उनकी।
तो आप समझ सकते हैं, आपको बांटकर, नफरत में फंसाकर, आपको मरवाकर अपनी राजनीतिक गोटियां सेकना, यही इनका मूल डीएनए वही कर रहे हैं। बहरहाल झारखंड हो कि 38 सीटों पे मतदान होना है और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर होना है, और इन सब के लिए प्रचार तो रुक चुका है। नतीजे आएंगे तब जब आप मतदान करेंगे। यदि आप सही मतदान करेंगे, सोच समझ के करेंगे, तो निश्चित रूप से एक वो नतीजा होगा जो आपको हक दिलाएगा। नहीं तो अडानी तो उनकी तिजोरी में सेफ है। जय